नमस्कार साथियों। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे जानता और समझता हमारे समाज में लगभग हर व्यक्ति है, पर उसके बारे में बात बहुत कम ही लोग करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। जैसा कि आज हमारे देश में पूरे धूमधाम के साथ रामनवमी और कन्या पूजन का त्यौहार एक साथ मनाया जा रहा है। हमारे देश में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नवरात्र में आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अंत में कन्या भोज भी कराया जाता है। हमारे देश में कन्याओं को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है, पर इन्हीं कन्याओं को जन्म लेने से रोकने के लिए हमारे समाज में भ्रूण हत्या जैसे पाप भी किए जाते हैं। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही समाज है जहाँ अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ये वही भारत है जिसके बारे में कहा जाता है यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमन्यते, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। जब कन्याएं ही नहीं होंगी, उनको जन्म से लेने से ही रोक दिया जाएगा, तो नारियाँ कहाँ से होंगी। हमारे भारत में 2000 से 2019 के बीच में केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 9 मिलियन भ्रूण हत्या की गई, जिसमें हिंदू समाज की भागीदारी 87% से अधिक रही। वहीं मुस्लिम समाज भी इसमें कोई पीछे नहीं है। उसे मुस्लिम समाज में भी 6.6% भ्रूण हत्याएँ व सिख समाज में 4.9% भ्रूण हत्या की गई। हमारे संविधान में आज़ादी के साथ ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, पर आप वास्तविकता में देखेंगे तो हकीकत से अभी परिस्थितियाँ बहुत उल्टा दिखाई देती हैं। बात करिए आज के समय में तो महिलाओं के लिए ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में कन्याओं की तुलना माता देवी, लक्ष्मी, सरस्वती से की गई है। पर यह स्थिति आज कोई नई नहीं है। पुरुष प्रधान देश पर यह स्थिति आज कोई नई नहीं बनी हुई है। यह हमारे समाज पहले से ही पुरुष प्रधान रहा है। जब कभी बात होती है महिलाओं की शिक्षा की, बराबरी की, उनके अधिकारों की, तो लोग गार्गी या पाला और लोपामुद्रा जैसी कुछ शिक्षित महिलाओं को उदाहरण देके अपना सीना गर्व से फुला लेते हैं। ये उसी तरह है कि जिस तरह भारत में अंबानी अडानी के दुनिया के शीर्ष अमीरों की सूची में नाम आने से हम लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाकी 139 करोड़ 99 लाख लोगों के बारे में भूल जाते हैं। महिलाओं की यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के सभी देशों में कमोबेश यही स्थिति है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 75 करोड़ अशिक्षित लोग हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 2/3 है, अर्थात 75 करोड़ में से 50 करोड़ सिर्फ महिलाएं ही अशिक्षित हैं। दुनिया में कामगार महिलाओं का प्रतिशत 38.8% के आसपास बैठता है। वहीं बात करें तो दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका में 46% महिलाएं काम करती हैं। वहीं चाइना में ये प्रतिशत 43% आता है और बांग्लादेश में 32% के आसपास आता है। वहीं भारत में कामगार महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 22% है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि हम यहाँ पे बांग्लादेश से भी पीछे हैं। महिला शिक्षा, समानता और अधिकार के बारे में बड़े बड़े लेख लिखे व पढ़े जाते हैं, पर आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा देख के तो कबीरदास की एक ही बात याद आती है, पोथी पढ़ पढ़ मन मुआ, पंडित भया न कोय। अर्थात लिखने पढ़ने से कोई उतना अर्थ नहीं निकलता है जब तक आप उन बातों को वास्तविकता में जमीन पे धरातल पे ना उतारें। आपको मैं यहाँ एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, पर उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला और सबसे पहले ये अधिकार देने वाला कौन सा देश था। आपका ध्यान तुरंत ही दुनिया के विकसित और कथाकथित आधुनिक कहे जाने वाले देश अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों के तरफ जाएगा, पर यह आप गलत हैं। दुनिया में वोट देने का अधिकार सबसे पहले एक दुनिया की छोटी सी कंट्री न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था। और न्यूजीलैंड की एक दूसरी बात भी बहुत प्रशंसनीय है कि वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी संसद में 50% के बराबर है, अर्थात महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। वहीं अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में और ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार 1929 के दौर में मिला।
ब्रिटेन जैसे देश में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। वहाँ के संविधान में व्यक्तियों को वोट करने के लिए अधिकार दिया गया था, पर उन व्यक्तियों में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। मतलब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था पर महिलाओं को नहीं। इस दिशा में हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रशंसनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया था जब उन्होंने कार्नेलिया सोराव जी का वकालत के लिए आवेदन पत्र एक व्यक्ति अर्थात एक पुरुष के समान स्वीकार किया था। सोचिए, इस दुनिया में कोई किसी की दास्तां स्वीकार नहीं करना चाहता। जब दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी देश के गुलाम थे, पर आज सभी स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में जो दास लोग थे उन्होंने भी श्वेत लोगों से आज़ादी पाई। भारत में भी जो दलित सवर्णों के दास थे उन्होंने भी आज़ादी ली, पर महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार आज भी नहीं आया है। क्या आज समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार है? क्या उन्हें शिक्षा पाने या फिर स्वतंत्रता जैसे एक लड़के घूमते हैं वैसा अधिकार है? नहीं है। आप कह ही नहीं सकते, आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर बाप के लिए उसकी बेटी उसके बेटे से बढ़कर होती है, पर यही नज़रिया तब क्यों बदल जाता है जब किसी दूसरे की बेटी आपके घर आती है। सोचिए, जब आपकी बेटी है वो दूसरे के घर जाएगी, आप अगर जो किसी दूसरे की बेटी आपके घर आती है तो आप उसे वैसा ही सम्मान देंगे तो आपकी बेटी भी अच्छा सम्मान पाएगी। फिर भी आज समाज में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या हमारे समाज में लड़कियों को बराबरी के अधिकार मिलते हैं? क्या उनको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है? क्या उन्हें पढ़ने का भी अधिकार पूरी तरह से मिला है? नहीं। जया किशोरी जी कहती हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली है। हाँ, उन्हें आज़ाद पढ़ने दिया जाता है तो उनको ये बताया जाता है कि हम तुमको पढ़ने दे रहे हैं, इसीलिए मर्यादा में रहो। हम तुमको पढ़ने दे रहे हैं, इसीलिए सोच संभल के जाओ और पढ़ लो। यही बहुत बड़ी बात है। हम तुमको पढ़ने दे रहे हैं, हम तुमको कमाने दे रहे हैं, फिर भी मुंह बंद करके रहो क्योंकि हम ये करने दे रहे हैं। ये चीजें अभी तक है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, एक लड़की इंडिपेंडेंट होने के बाद भी नहीं। पर वहीं हम अपने बेटों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, हमारा लाइफ आगे बढ़ाएगा। तो वैसे ही बेटियां भी हैं, हमें भी उनको मौका देना चाहिए। वो भी कमाएंगे तो हम ही को देंगी। किसी के अभी दूसरे घर जाएंगी तो किसी की बेटी पढ़ी लिखी आपके भी घर आएगी। हम ये भेदभाव क्यों करते हैं? हो सकता है आप जिस बेटी को पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से कोई लता मंगेशकर बने, कोई कल्पना चावला बने, कोई सुनीता विलियम बने या कोई पीवी सिंधु बने, कोई यूपीएससी क्रैक करे। कर सकती हैं। बेटी आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो नेवी से लेके इसरो या नासा के क्षेत्र में हो या फिर खेती मजदूरी से लेके माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस तक की हो। बात करें तो खेती की, तो खेती में आज भी सबसे ज़्यादा 67% के आसपास महिलाओं की भागीदारी है। अर्थात खेती की जो व्यवस्था है उसको महिलाओं ने ही अपने कंधे पे उठा रखा है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि महिलाओं के शिक्षित हुए बिना एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी समाज में स्थिरता आएगी और एक राष्ट्र सशक्त बनेगा। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं को जो भी घरेलू प्रताड़ना झेलनी पड़ती है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी शराब है, क्योंकि शराब के कारण ही लोग शराब के नशे में आके अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब अधिकतर महिलाओं को पता है कि घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा भागीदारी शराब का है, तो महिलाएं शराब के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? और जबकि हमारे समाज में शायद 1-2% महिलाएं ही शराब का सेवन करती होंगी, बाकी 99% महिलाएं इसका सेवन नहीं करती हैं। तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगी तब तक सरकारें नहीं बोलेंगी। सरकारों का काम है अपना वोट बैंक, आपको वोट बैंक की तरह यूज करती हैं। अब सबकी नज़र 50% महिलाओं के ऊपर है। आजकल महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ, इतनी योजनाएं हैं, आप नेट पे या फिर गूगल करके देखेंगे तो लाइन लग जाएगी। आपको पढ़ने में हो सकता है 10-5 मिनट लग जाए। सुकन्या कन्याधन, सशक्त महिला, मातृवंदन, लाडली बेटी, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, पर आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? वोट लेने के बाद सभी भूल जाते हैं। महिलाओं की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है। आजकल तो YouTube पे भी ऐसा ट्रेंड चल गया है कि महिलाओं को रोस्टिंग करके वीडियो बनाए जाते हैं, उस पर लाखों लाख व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, मज़े लेते हैं। ना ही सरकार उन पर कोई एक्शन लेती है, ना ही उनके खिलाफ हमारा समाज बोलता है। सरकार बोलना तो दूर है, सरकार ऐसे वोट बैंक के लिए ऐसे यूट्यूबर्स को बुला के अवार्ड भी दे रही है। पर मेरा सवाल समाज से है, उन कथाकथित आदर्श लोगों से है जो कि समाज में आदर्श बन के घूमते हैं,
लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, पर जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो मौन हो जाते हैं। अभी हाल ही की IIT BHU की एक घटना है जिसमें एक स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ, उसका रेप तक किया गया। पर जो योगी जी, आज मैंने न्यूज़ में देखा कि कन्याओं के पैर धो रहे थे। क्या योगी जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? पर योगी हो या मोदी हो या कोई भी नेता हो, एक से एक्टर आए, महिलाओं के मुद्दे पे पिक्चर बना के पैसे कमाए, पर आज सभी लोग मौन हैं। ये सन्नाटा क्यों है? पर ये सन्नाटा सबसे पहले आपके भीतर घटना चाहिए। जब आप बोलेंगी, आप 50% हैं, जब आप लड़ेंगी अपने लिए तब आपका कोई साथ देगा, क्योंकि ये इतिहास गवाह है, जब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तब तक साथ देने वाले नहीं आए। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, डरिए मत, लड़िए। बिना लड़े समाज में कुछ नहीं मिला है। लड़ाई का मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा से लड़िए। अपनी बात को समाज के सामने रखिए, सशक्त बनिए, शिक्षित बनिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया था, पर वो शिक्षित बने। उन्होंने अपने आप को ही नहीं, पूरे एक समाज को बदल दिया। इसी तरह आप में भी वो ताकत है, आप भी आगे आइए। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों के पास पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हमारी बातें उन लोगों तक पहुंच सकें। और वोट करने के टाइम भी आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप किसको वोट देने जा रही हैं, कौन आपका कितना ध्यान रखता है। धन्यवाद।